इस वक्त नायरा, जो कि किचन में लगातार अपने हाथ से सफाई पे सफाई किए जा रहे थे, वहीं दक्ष जाते हुए उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर कृष के साथ वो गाड़ी में बैठ करके अपनी कंपनी के लिए रवाना हो गए थे। वो आराम से लीन होते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए नायरा के बारे में ही सोचे जा रहे थे। तभी कृष उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सर अर्जुन सर का कुछ पता चला है? वो सऊदी अरब से वापस आ रहे हैं। मैं इस बात पर अंश कहते हैं, कल चैटिंग हुई थी मेरी उससे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं कृष कहता है, नहीं सर, वो ना मेरे बहुत फेवरेट है। एक्चुअली अब मुझे उनका ना तरीका बहुत अच्छा लगता है। वो ना अपने असिस्टेंट को ज़्यादा डांटते भी नहीं है सर। उनका असिस्टेंट भी उनके साथ बहुत खुशी खुशी रहता है, लेकिन उसे हिंदी नहीं आती। वही अंश जो कृष की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें उसके जैसा बॉस चाहिए? उसके अंडर में काम करना है तुम्हें? कृष हंसते हुए कहता है, नहीं सर, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर, और आप पैसे भी ज़्यादा देते हैं, बोनस भी देते रहते हैं, डांटते भी रहते हैं। भाई अंश अपना हाथ फोड़ के हुए कृष से कहते हैं, कुछ पता चला? कृष गाड़ी चलाते हुए कहता है, हाँ सर, पता तो चला है। पहले उनकी कंपनी सर बैंगलोर में थी, अब फैशन एंड सिटी मुंबई में भी शिफ्ट हो रही है। अंश कहते हैं, तो मैं अर्जुन के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है जानने में? उसको स्टॉक कर रहे हो? पसंद आ गया वो? कृष कहता है, सर आपने तो पूछा, मैं तो बस बता रहा था। अंश उसकी तरफ पूरी तरह से टिल्ट होते हुए कहते हैं, मैं उसके बारे में पूछा हूँ? नाम लिया मैंने उसका? मैं पुणे वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। कब तक मिलेगी, कुछ आइडिया है? वह इस बात पर कृष्ण कहता है, नहीं सर, बात हुई थी मेरी रोशन से, पर उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गायब सी हो गई है। अंशु कहते हैं, चलो ऑफिस में बात करता हूँ उससे, मिलेगी कैसी नहीं। जब तक वो नहीं मिल पा रही है सर, तब तक के लिए एंड्रीव जिंदा है। उसके बाद से मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए, और उसके साथ ही उसका पूरा धंधा भी बंद हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त नाहरा, जो कि अपने काम में लगी हुई थी, अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाते हुए वो जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी, क्योंकि पीछे से एक मोटी सी मैनेजर जाते हुए कहती है, तुम क्या पूरे घंटे आज यहीं पर काम करने वाली हो? अरे खाना भी बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है सबके लिए, जल्दी करो। नाहरा का पल्लू ठीक करते हुए कहती है, जी कर रही हूँ। वो अपना थूक गटकते हुए अपने पसीने को पोंछते हुए फिर से काम में लग जाती है। वहीं किचन के बाहर ही थोड़े बहुत स्टाफ खड़े थे, जो कि अचानक से एक एक करके साइड होने लगे थे, क्योंकि जो शख्स इस वक्त उनके ठीक सामने आकर के खड़ा हुआ था, उससे सब लोग घबराते थे। तभी वो आकर के चरण सिंह के सामने खड़ा होते हुए कहता है, क्या हुआ आज ये सारे कुक बाहर क्यों खड़े हैं? कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? चरण सिंह, जो अपना सर नीचे किए हुए कहते हैं, वो लड़की काम कर रही है अंदर। इस बात पर वो आदमी कहता है, तो वो लड़की काम कर रही है तो क्या कोई और खाना नहीं खाएगा? और वो अकेले क्यों काम कर रही है? कोई और नहीं है कि उसकी मदद कराने के लिए? जाकर के बनाओ कुछ, मुझे भूख लगी है। तभी मैनेजर जो कहती है, सर एक्चुअली मैडम का ऑर्डर है, वो लड़की जब तक पूरा किचन साफ नहीं कर लेती तब तक कोई भी किचन में काम नहीं कर सकता। वही सम्राट, जो जैसे ही उस लड़की की तरफ झांक कर देखे थे, उससे कमर से वो अपनी निगाहें छोटी करते हुए कहते हैं, ये तो जानी पहचानी लग रही है। और वह तुरंत ही अंदर की तरफ आने लगता है। एक लड़की जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और वो यहाँ पर नई ज्वाइन हुई थी, वो कहती है, ये तो बीमार थे ना? जब भी बात करते हैं हम लोग के सामने तो कितना अकड़ के बात करते हैं, और जैसे अपने दादा दादी के सामने आते हैं बिल्कुल नाटक करना शुरू कर देते हैं, नहीं? तभी एक मैनेजर की औरत जो कहती है, ओ हेलो, तुम यहाँ पर नई अपॉइंट हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सम्राट सर के बारे में इस तरह की बात करोगी। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये अंश सर से भी बड़े हैं। नायरा को उसके पीठ पर कुछ महसूस होता है, जिससे वो हल्का सा आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, और तभी उस शख्स का हाथ, जो कि उसके पीठ से हटकर उसके ठीक पेट पर आकर थम गया था, और वो पीछे से सारे स्टाफ को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आसपास अब वहाँ पर कोई नहीं बचा था। वहीं चरण सिंह भी निराश होते हुए अपना चेहरा झुकाए दूर की तरफ निकल गए थे, और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, हे भगवान, उसकी रक्षा करना। नायरा जो घबराते हुए कहती है, आप यहाँ, कौन है आप? वो आदमी जो एक एक कदम
नायरा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो, नौकरानी बन रही हो, वो भी महारानी की शक्ल लेकर। ऐसी खूबसूरती तो मेरे कमरे में होनी चाहिए। किचन के काम में क्यों झोंक कर रखा है खुद को। आओ चलो चलते हैं। नायरा जब अपना हाथ उस आदमी के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, आप क्या ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो जिस पर आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूर रहिए मुझसे। तभी वो आदमी जो कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो, और देखो तो तुम्हारे हाथ को। और फिर वो आदमी उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, कितनी नाजुक कलाई है तुम्हारी, कितना प्यारा कोमल हाथ है। इससे इतना रफ काम करोगे ना तो हाथ कट जाएगा तुम्हारा। ये हाथ बहुत कीमती है, इसे मेरे हाथ में रखो और चलो मेरे साथ। नायरा जब अपनी थूक अटकते हुए जल्दी जल्दी पीछे जाते हुए कहती है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए प्लीज़। मुझे यहाँ पर काम करने के लिए कहा गया, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ खाना नहीं बन पाएगा, सब लोग मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज़ बड़ी मैम का ऑर्डर है, प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे काम करने दीजिए। इस बात पर वो आदमी अचानक से ही अपनी मुट्ठी को कसते हुए नायरा के हाथ पर अपनी पकड़ बहुत मजबूती से कस लिया था और अपनी आंखें छोटी करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दादी, दादू, कहाँ हैं आप लोग, इधर आइए। इस तरह से चिल्लाता देख करके नायरा जो और ज़्यादा उस आदमी से घबराना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन और उस पर इस तरह से हक कैसे जता सकता है। और बात तो वो ऐसे नायरा से कर रहा था जैसे वो कितने टाइम से नायरा को जानता हो। तभी सावित्री जी दौड़ कर आती हैं और उसके साथ ही जयचंद्र जी भी, जो कि अभी बाहर की तरफ से ही आ रहे थे। वो अंदर आते हुए कहते हैं, क्या हो गया बेटा तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सावित्री जी जो देखती हैं कि इस वक्त नायरा का हाथ सम्राट के हाथों में, और वो तुरंत ही नायरा को डांट लगाते हुए कहती हैं, क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़ो मेरे पोते का। जैसे ही सावित्री जी अभी नायरा का हाथ उस आदमी के हाथ से छुड़ाती, तभी सम्राट अपना हाथ झटकते हुए कहता है, दादी, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? और ये क्या पनिशमेंट दे रखा है इसको, आपने देखा है इसकी हालत कितनी पतली है दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं इसके साथ, ये मेरी दोस्त है। अचानक से उस आदमी के बात करने के तरीके बिल्कुल बदल गए थे, जिसे देखकर नायरा एकदम से हैरान रह जाती है। अभी तक तो ये शख्स बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से इसे हो क्या गया। वो आदमी जाके कहता है, ये मेरी दोस्त रो रही थी, मुझे देखा नहीं गया, दादू प्लीज़ कहिए ना दादी को इसका पनिशमेंट ख़त्म करें, मुझे ना इसके साथ हम बातें करनी दादी, प्लीज़ प्लीज़ ना दादी, इसको जाने दो, इतने सारे तो और भी काम करता है ना, उनसे करवा लो, प्लीज़ ना दादी, इसको जाने दो मेरे साथ। और फिर वो नायरा की तरफ देख कर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, मेरे साथ चलोगी ना? बोलो हाँ, चलोगी ना मेरे साथ? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है तुम्हारे अलावा, तुमसे बात करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, चलो प्लीज़ मेरे साथ चलो। सावित्री जी जो कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो बस ऐसे इससे काम करा रही थी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी दोस्त है बेटा, वरना मैं भला इससे काम कैसे करा सकती हूँ। तुम जाओ, तुम जाओ बेटा। और फिर वो नायरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, ख्याल रखना इसका, अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। सम्राट नायरा को पकड़ कर ले जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट और नायरा का कोई रिश्ता हो, जैसे सम्राट उस पर कितना हक जता रहा हो। लेकिन नायरा को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। भला वो यहाँ पर काम करने आई है, नौकरानी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ पर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगी और कोई भी उस पर हक जताना शुरू कर देगा। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आसपास के सारे लोग की चुप्पी देखकर नायरा का भी मनोबल पूरी तरह से ढल चुका था और वो अब कोशिश भी करना बंद कर देती है। वहीं थर्ड फ्लोर पर सम्राट उसको अपने कमरे में लेकर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमरा था। वो कमरा किसी हॉल के जैसा लग रहा था, जहाँ पर पियानो, गिटार और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे और साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था। ये सब देख कर नायरा जो धीरे से अपना हाथ सम्राट के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, मुझे यहाँ आप क्यों लेकर आए?
मुझे यहाँ डर लग रहा है। वो कमरे का थीम पूरी तरह से ब्लैक टाइल से बना हुआ था और उसके साथ लाइट चल रही थी और उनके कमरे में सनलाइट की दूर दूर तक कहीं भी रोशनी नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लगता बेसमेंट के अंदर हो। ऐसा लगता जैसे ये कमरा थर्ड फ्लोर पर नहीं बल्कि बेसमेंट के अंदर हो। ये सब देखकर नायरा घबराते हुए थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी सम्राट जो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें अपना दोस्त कहा है मैंने, तो मेरे साथ नहीं रहोगी? मेरे साथ रहो ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। वहीं ये बोलकर वो जैसे ही नायरा का हाथ थामता है, नायरा जो काफ़ी ज़ोर से सम्राट को काटते हुए कहती है, ओह छोड़िए मुझे, करना क्या चाहते हैं आप मेरे साथ? और ये बोलकर वो जल्दी से अपना साड़ी संभाल कर बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन दरवाज़ा उससे खुलता नहीं। और तभी सम्राट जो उसकी कमर को ज़ोर से अपने दोनों हाथों से जकड़ता है और उसे ज़मीन से उठा करके ले आकर अपने काउच पर फेंकते हुए कहता है, मुझे काट रही हो? बड़ी जंगली बन रही हो तुम तो। अभी तो ये सब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और सुनो, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना, मैं उस पर अपना कब्जा जमा लेता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हें कोई बचाने आने वाला है? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, क्योंकि ये मेरा फ्लोर है और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है। और हाँ, सिर्फ इस फ्लोर पर नहीं, पूरे घर पर मेरा राज चलता है। अगर मैं कि तुम अब से मेरे कमरे में रहोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा और सब तुम्हें मेरे कमरे में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा जानती नहीं हो और ना ही उसे समझने की कोशिश कर रही हो। अब चुपचाप से बैठो। और फिर वो आराम से आकर उसके बगल में बैठता है जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? लेकिन नायरा को तो चोट आ गई थी। उसके होठों के किनारे से खून बहना शुरू हो गया था जैसे ही उसने काउच पर नायरा को फेंका था। उसके हैंडरेस्ट से जा कर के नायरा के होठ पर हल्का सा स्क्रैच आ गया था। जैसे ही खून का एक ड्रॉप नीचे की तरफ गिरता है, तुरंत ही सम्राट अपनी उंगली को ले जा कर के उसके लिप्स पर रब करते हुए कहता है, ओ बेबी गर्ल, तुम्हारे तो होठों से खून आ रहा है, अब क्या किया जाए? मम्मा कहती थी बचपन में कि अगर खून आए ना तो उसे चूस लेना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूँ या ये काम तुम खुद करोगी? नायरा जो पी की कोशिश करते हुए जाकर के काउच के दूसरे हैंडरेस्ट से लड़ जाती है और वो धीरे से काउच से उठकर खड़े होते हुए अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे जाने दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। माना कि मैं यहाँ पर नौकरी करती हूँ पर मैंने खुद को बेचा तो नहीं है ना, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ, प्लीज़ आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, आपके लिए भी बना दूँगी। आपको कोई और मदद चाहिए, आपके कमरे की सफाई भी कर दूँगी, कपड़ा भी साफ़ कर दूँगी, आपको जितना काम कराना करा लीजिए, पर ये सब काम नहीं कर सकती मैं, प्लीज़। तभी वो आदमी खड़े होते हुए कहता है, अरे तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ। बात सुनो मेरी। जिस तरह से उस आदमी की पर्सनैलिटी चेंज हो रही थी, नायरा तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी कि क्या वो उसी शख्स के सामने खड़ी है जो अभी तक उससे काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से और क्रीपी स्माइल लेकर के बात कर रहा था। वहीं अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए नायरा को ले जाकर के दीवार पर टिकाते हुए कहता है, मेरी बीमारी के बारे में सब यहाँ पर जानते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। पता नहीं क्यों ये लोग मुझे पागल समझते हैं, और अगर मेरा इलाज करा ही रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस गोलियाँ ही तो नहीं करना है। कुछ टैबलेट्स आती हैं जो बस मुझे खाना नहीं होता है, मैं जाकर के उसे फ्लश कर देता हूँ, यहाँ के ट्रैश कैन में डाल देता हूँ और रेस्टोरेंट में जाकर के अच्छे अच्छे खाने खा लेता हूँ। जो कहता हूँ सारे लोग मेरी बात भी मान लेते हैं और मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिना किसी टेंशन के। बेचारा सारा काम तो अंश करता है, कितना मेहनत करता है वो, बाप रे, गधों की तरह दिन रात काम 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 काम। ओह, पर उसके फ़ायदा भी क्या जब सब कुछ मेरे नाम ही होने वाला है।
अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि जब मेरा सब कुछ हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी मेरी, इस घर में सिर्फ मेरा राज होगा, बस एक बार दादी दादू निकल लें अपनी जगह पर, बोले तो ऊपर। वही नायरा ये सब सुनते हुए कहती है, आपको वो लोग बहुत मानते हैं, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तभी सम्राट आकर के काउच पर बैठते हुए हंसते हुए कहता है, वो लोग मानते नहीं है किसी को, और अगर मुझे मान रहे हैं ना तो इसके पीछे एक रीज़न है। मैं इनका पोता हूँ और मुझे मानना इनका फ़र्ज़ है, लेकिन मैं इन लोगों को क्यों मानूं जब मुझे पता है कि ये लोग कितने ढीठ और कितने घटिया इंसान हैं। मेरे सामने चाची के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके बाद इन लोगों के मेरे बस की बात नहीं है। खैर, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। टॉपिक तो ये था कि जब मैं ऐश करूँगा तो कोई तो मेरे साथ होना चाहिए ना, पैसे उड़ाने वाली। तुम बनोगी वो? एक्चुअली पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो तुम। हम दोनों राज करेंगे यहाँ पर, बस मैं जब जो कहूँ मेरी बात मान लेना, ठीक है ना। इस बात पर नायरा, जो इस वक्त कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से सम्राट के बोलने पर वो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है। वैसे वो इस बात पर हाँ नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि इस जगह से निकलने का सिर्फ एकमात्र तरीका होगा, वो चुपचाप सम्राट की सारी बातें फिलहाल के लिए मान ले। वहीं दूसरी तरफ नितिन, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में लगातार अपने शूज़ की टकटकी बजाते हुए सबका दिमाग खराब किए जा रहा था। वो काफ़ी रफ्तार में इधर से इधर घूमे जा रहा था, जिससे सारे लोग उसी को अपने हाथ गाल पर रखे देख रहे थे। उसमें से एक लड़का जो खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है सर, आप इतना परेशान क्यों हैं? आपका कौन सा पहला प्रेजेंटेशन है? इस बात पर नितिन, जो अपने हाथ में लिए नींबू को दोबारा से अपनी जीभ पर रखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, अरे यार, तुम नहीं समझोगे यार, और तुम्हें लगता है कि इतना आसान है तो तुम ही दे दो ना। कितना मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे हैंगओवर हो रखी है। एक तो अंश जिस दिन नहीं रहता उस दिन कुछ ज़्यादा ही पिला देता है वो विरन। अब मैं क्या करूँ, उसको तो घंटा कोई काम नहीं रहता है। अब मैं प्रेजेंटेशन में कुछ अड़बड़ शड़बड़ बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। रह करके मेरा जीभ भी लड़खड़ाने लग रहा है यार। और अंश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर इस प्रेजेंटेशन को मैंने अच्छे से नहीं दिया ना तो अंश मेरी जीभ काट देगा। बिजनेस में अगर उसको कोई भी लॉस हुआ मेरी वजह से तो मुझे फांसी पे लटका देगा। वो बहुत निर्दयी इंसान है यार। कितनी घबराहट हो रही है मुझे। ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए। मैं तभी एक लड़की जो खड़े हुए कहती है, सर आपने ऑलरेडी 5 कप कॉफ़ी पी ली है, इससे ज़्यादा पियेंगे तो। इस बात पर नितिन जो कहता है, तो क्या होगा, हाँ कॉफ़ी मशीन ख़राब हो जाएगी। और तुम चुप रहो यार, एक तो मेरे अलावा यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं दे सकता। सारे लोग अपने चेहरे को नीचे झुका लिए थे। तभी वो खड़े होते हुए कहता है, प्रतीक तुम काफ़ी अच्छा बोलते हो, क्यों ना तुम प्रेजेंटेशन दे दो। वैसे भी कोई तैयारी थोड़ी ना करनी है, स्लाइड सारी तुम्हारे सामने आएंगी, तुम्हें बस एक्सप्लेन करके क्लाइंट्स को समझाना है और उन्हें ये विश्वास दिलाना कि उनका काम बिल्कुल सही सलामत तरीके से चल रहा है। दैट्स इट। वो लड़का जो खड़े होकर के तुरंत ही अपना सर जल्दी जल्दी ना मिलाते हुए कहता है, दिवाली आ रही है सर, दिवाली में मेरा दिवाली मत निकालिए आप। अगर गलती से कुछ गड़बड़ होगी तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर मेरा बोनस भी नहीं मिलेगा और मुझे फायर कर दिया जाएगा। मुझे मत बोलिए सर, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता, मेरी तो जुबान ही लड़खड़ाने लगती है सर। आपको हैंगओवर हो रहा है, मुझे ऐसे डर लगता है उनसे। नितिन जो कहता है, ऐसा तो बॉस है हमारा, राक्षस की तरह सब डरते हैं उससे। तभी एक लड़की जो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है सर, वो काफ़ी चार्मिंग और हैंडसम भी है। नितिन जो कहता है, हाँ हाँ गलती हो गई, हैंडसम राक्षस है, ये सही रहेगा, तारीफ करवा लो बस उसकी, चापलूस। तभी क्रिश और तभी पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि आज जो आप कंपनी के अंदर एंटर हो चुके हैं, सब लोग अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दें। और जैसे ही क्रिश और अंश की एंट्री हुई थी, सारे लोग जल्दी जल्दी अपने काम में व्यस्त हो गए थे और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे उनसे ज़्यादा बिजी तो और कोई है ही नहीं। सारे लोग सिस्टमैटिक वे में अपना काम कर रहे थे ताकि अंश की नज़र में कोई भी ना पड़े, और अंश भी तुरंत अपनी कैबिन की तरफ के लिए निकल गए थे। वहीं क्रिश भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आता है
और इस वक्त जो हालत नितिन की हो रखी थी वो पीछे से ही नितिन का पीठ थपथपाते हुए कहता है, क्या हो गया तुझे? नितिन जो जैसे ही क्रिश की आवाज़ सुना था वो पीछे मुड़कर क्रिश को जोर से गले लगाते हुए कहता है, थैंक गॉड तू आ गया, इस वक्त तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। क्रिश जो बगल की तरफ देखता है जहाँ पर लंबे से टेबल के किनारे किनारे सारे स्टाफ बैठ करके उन्हीं दोनों को देख रहे थे और क्रिश झटके से नितिन से दूर होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है यार, ऐसे थोड़ा ना बात करते हैं, दोस्त तो तेरा, मतलब ये थोड़ा ना कि मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है, ज़रूरत तो गर्लफ्रेंड्स की महसूस होती है। अब ये लोग क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में, एक तो दोनों सिंगल भी हैं। वही नितिन जो कहता है, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे, दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ सकती क्या? यार क्रिश मेरी ना ज़ुबान लड़खड़ा रही यार, मैं देख रहा हूँ रह करके ना बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, बोलने में ना बहुत मेहनत लग रही है यार। एक काम कर दे यार भाई, तू आज मेरा प्रेजेंटेशन दे देना। वही क्रिश जो कि अपने हाथ को तुरंत ही नितिन के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है ये चिपका चिपकी करने से मैं तेरी बात मान जाऊँगा? मैं क्यों करूँ ये काम? और वैसे भी प्रेजेंटेशन देने का काम तेरा है, और तू करता क्या प्रेजेंटेशन देने के अलावा? दिन भर तो कुर्सी तोड़ता रहता है, मैं तो सर के साथ दिन रात 24 घंटे घूमते रहता हूँ, आजकल तो रात भी सर के साथ गुजारनी पड़ रही है मुझे। इस बात पर नितिन जो उसके कान के पास आते हुए कहता है, क्या तूने रात बिताई अंश के साथ? हे भगवान, उसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं रह गया क्या अब? वही क्रिश अपनी मुट्ठी बना करके नितिन को घूरते हुए कहता है, सुधर जा घटिया दिमाग, तू सिंगल इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही वैसी हो रखी है। मैं जा रहा हूँ सर को देखने, तू अपना काम कर, और हाँ तैयारी कर, कोशिश कर कि तू अच्छे से बोल ले, वैसे भी तेरे लिए कोई नई बात हो रही ना, तू तो हमेशा ये करता है। हट, मैं जा रहा हूँ। वही केबिन में बैठे अंश जो कि इस वक्त फ़ोन पर किसी को काफ़ी तेज़ डांट लगा रहे थे। 2 दिन से मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम अपने काम पर फोकस कर सको। तुम्हें पैसे में इसलिए नहीं, तुम उसके गुलछर्रे उड़ाओ, काम नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी त्यागनी पड़ जाएगी तुम्हें। दूसरा आदमी जो कहता है, सर मैंने पूरा पुणे ढूंढ लिया सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने हॉस्पिटल्स में भी पता किया, वो लड़की नहीं मिल रही है सर, सच में सर। एंड्रे भी काफ़ी थक गया है। एंड्रे कहते हैं, ओह थक गया है वो, बात कराना मेरी उससे। मैं वो आदमी जो फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए कहता है, हाँ सर वो सुन रहा है। एंड्रे पूछते हैं, एंड्रे थक गए हो? एंड्रे जो रोते हुए कहता है, सर प्लीज़ सर, गलती हो गई, आज के बाद किसी लड़की को आपके घर नहीं लेकर आऊँगा, दूर रखूँगा सारी लड़कियों से आपको, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर, जो आपके घर में लड़की लेकर आ गया मैं, जाने भी दो सर, मैं बहुत थक गया हूँ, ये लोग बहुत दौड़ा रहे। भाई अंश कहते हैं, थक गए हो, थकान दूर कर दी जाए तुम्हारी, एक काम करो। राणा उनका एक बॉडीगार्ड था जिसके फ़ोन से इस वक्त वो दोनों बात कर रहे थे। वो फ़ोन को अपने कान पर लेते हुए कहता है, यस बॉस। अंश कहते हैं, ज़्यादा थकान हो रही हो तो उड़ा दो, वैसे भी थके हुए लोग मेरे किसी काम नहीं आते और धरती पर बोझ रखने का कोई मतलब नहीं है। राणा जैसे ही सुनता है वो तुरंत ही अपने गन को ले जाकर के एंड्रीव के सर पर पॉइंट करते हुए कहता है, क्या बोलते हो, थक गए हो? एंड्रीव जल्दी अपने पसीने को पोंछते हुए अपना सरनामा लाते हुए कहता है, नहीं कभी कहाँ, अभी तो बहुत जगह ढूंढने को बाकी है, पुणे तो बहुत बड़ा है, और वो जिस गांव में रहती है ना, मैं वहाँ जाकर के पता लगाता हूँ, हो सकता है अपने घर भाग गई हो। अंशु कहते हैं, वो घर भागी है, अपने ससुराल भागी है, ज़मीन के अंदर चली गई है, आसमान निकल गया, आई डोंट गिव अ फकिंग केयर, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर कल तक मेरे सामने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना एंड्रीव तो तुम मारे जाओगे। जैसे ही फ़ोन कटा था दूसरी तरफ से एंड्रीव जो कहता है, उस राहुल की बद्दुआ लग गई यार। वहीं क्रिश जो केबिन के गेट पर खड़ा ये सब सुन रहा था। अंश जो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो, इधर आ। क्रिश भागकर अंदर आते हुए फाइल को उनके सामने करते हुए कहता है, सर वो ये प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स है, यही हम आज स्क्रीन पर शो करने वाले हैं, एक बार आप अप्रूवल दे दीजिए। आज उस फाइल को देखते हुए कहते हैं, इस पे ऑलरेडी मेरा साइन है, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। क्रिश क्या कर रहे थे? मैं क्रिश कहता है, सर वो आपकी बात सुन रहा था सर, अब सॉरी। आज जो चेयर पर लीन होते हुए कहते हैं, क्रिश रेडी है ना प्रेजेंटेशन के लिए? 15 मिनट में वो लोग पहुँचते ही होंगे। क्रिश कहता है, सर उसे थोड़ा हैंगओवर हो रहा है, शायद रात में ना थोड़ा टल्ली हो गया था, पर कर लेगा सर, वो कर लेगा। अंशु कहते हैं, उसे कर लेना चाहिए,
वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। क्रिश फाइल को लेकर कहता है, तो सर अप्रूव्ड है ना, मैं लेकर जाऊँ इसे? अंशु कहते हैं, कुछ काम से आए थे? क्रिश कहता है, नहीं सर, आया तो था पर कोई बात नहीं। वही अंशु उससे पूछते हुए कहते हैं, क्रिश क्या बात है? क्रिश पीछे मुड़कर एक गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद करता है और फिर पूरी हिम्मत अपने शरीर में लाते हुए कहता है, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर आप उस लड़की से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गए? अगर वो लड़की नहीं मिल रही तो ना मिले ना सर। आप क्या उसको मारना चाहते हैं या फिर आपको वो पसंद आ गई है? आई एम सो सॉरी टू आस्क दिस, बट मैं बस पूछना चाह रहा था। मैं इस बात पर अंशु अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर रहे थे, जैसे वो उसके अंदर की फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हों। और वो आगे की तरफ हल्का सा बेंड होते हुए क्रिश से कहते हैं, तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? जेलसी हो रही है उस लड़की से कि मैं उसे इतना अटेंशन दे रहा हूँ? मैं क्रिश से कहता है, नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं वो लड़की आपको वाकई में पसंद तो नहीं आ गई, क्योंकि वो लड़की, आपको तो पता है ना वो किस एरिया से बिलोंग करती है। रेड लाइट एरिया की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं सर। आपको ना ऑप्शन में बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी। आपके तो आगे पीछे भी बहुत सारी लड़कियाँ लगी रहती हैं सर। ऑफिस में देख लीजिए सर, बहुत सारी एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत खूबसूरत है और आपको ना बहुत पसंद भी करती हैं। अगर आपका मन हो तो मैं उनमें से किसी से बात कर लेता हूँ। उस लड़की को जाने दो ना सर, मैं ऐसी लड़की को भाभी नहीं बोलना चाहता। आज जो अपने कोट के अंदर के पॉकेट से उस ब्रेसलेट को निकाल करके सामने रखते हैं और फिर क्रिश को दिखाते हुए कहते हैं, अब तक ये ब्रेसलेट मेरे पास पड़ा हुआ है। पता है क्यों? जिस हाथ से उसने मुझे टच किया है ना, मैं उस हाथ को सलाम नहीं चाहता। एक बार बस मेरे सामने आए वो। हिम्मत कैसी हो उसकी कि वो अंश मल्होत्रा के मेंशन के अंदर आ गई, मेरे रूम, वो भी मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पर। और ऊपर से उसने मुझे हर्ट भी किया था। उसकी वजह से मेरे सिर पर चोट लगी थी और मुझे कुछ याद नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे बीच आखिर हुआ क्या था? और एक बार वो मुझे सारा सच बताए, उसके बाद से मैं उसे मार दूंगा। इस बात पर क्रिश थोड़ा डरते हुए कहता है, पर सर उसका तो ये प्रोफेशन है ना सर, उसकी गलती थोड़ी ना है। ये गलती तो आपके कहना नहीं चाहिए, पर आपके दोस्तों ने आपके भलाई के लिए किया था। उसे जाने दो ना सर। क्रिश की बातें सुनकर अंश उस पर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है क्रिश? मैं कोई भी काम करता हूँ तुम्हें पसंद क्यों नहीं आता है? और नहीं आता तो अपने मुंह के अंदर रखा करो। तुम्हारी सजेशन मांगने के लिए तुम्हें असिस्टेंट नहीं बनाया मैंने, जितना कहा सिर्फ उतना किया करो, इसलिए असिस्टेंट हो तुम मेरे। और जहाँ तक बात रही उस लड़की की, तो उस लड़की को तो उस दिन समझ में आएगा कि अंश मल्होत्रा के साथ वो रात गुजारना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब निकलो यहाँ से, मूड मत खराब करो मेरा। क्रिश अपना सिर नीचे झुकाए हुए कहता है, सॉरी सर, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है आप उस लड़की से ऑब्सेस्ड हो गए, क्योंकि उस लड़की का भी नाम नायरा है, ऐसा एंड्रीव ने बताया था। कहीं आपको उस नायरा में वो पुरानी वाली नायरा तो नहीं दिखने लगी ना? आई नो इस बात पर आप मुझ पर बहुत नाराज़ हो सकते हैं, मुझे डर भी लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा उस लड़की के चक्कर में बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। आप मेरे बॉस हैं सर, आपको इतना परेशान नहीं देखना चाहता मैं। आप प्लीज़ मूव ऑन कर जाइए, बस यही कहना था। और ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग जाता है। वहीं अंश अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को लेकर के हल्का हल्का घुमाते हैं और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या ऊपर वाले, मेरी ज़िंदगी में कितने लोगों को मेरा ख्याल रखने के लिए भेज दिया आपने। जो चाहिए उससे ज़्यादा दिया है, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला मुझे। कितनी आसानी से उसे मुझसे अलग कर दिया ना आपने, लेकिन इस डुप्लीकेट को तो मैं ढूंढ कर आऊँगा। थोड़ी देर में अब मीटिंग चालू होती है और वहाँ पर 2 मर्द और एक औरत आकर के बैठ चुके थे, जिनका होटल का एक अंश के मल्होत्रा एंटरप्राइजेस को मिला हुआ था। नितिन और क्रिश उन लोग का वेलकम करते हैं और फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर के वो सब पहुंच चुके थे। नितिन जो आराम से अपना सिर झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर। वही औरत जो कहती है, आना तो था ही मिस्टर नितिन, अब नहीं आते तो फिर हमें अपने प्रोग्रेस के बारे में कैसे पता चलता कि हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस लेवल पर पहुंचा है। वैसे काफ़ी क्यूरियस है मिस्टर रविंद्र जी अपने पैसिफिक होटल के सपने को पूरा देखने के लिए। ये होटल हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। पुणे में अब तक इतना बड़ा होटल कभी भी किसी ने नहीं बनवाया। हम चाहते हैं कि ये होटल शान बने पुणे, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की। मैं नितिन जो कहता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ज़रूर बनेगी।
तो हम शुरू करते हैं। और वह खड़े होकर के अपने हाथ में रिमोट लेता है और बड़ी सी एलईडी स्क्रीन को ऑन कर देता है। अब तक सब कुछ ठीक था और वह भी कुछ बातें बता ही रहा था, लेकिन तब तक अंश भी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर की तरफ एंटर हुए थे। और जैसे ही अंश को देखता है नितिन, अब जाकर के असली पसीने उसके माथे पर चमकना शुरू हुए थे। अंश किसी के भी सामने कभी भी कोई मजाक पसंद नहीं करते थे और उसके साथ ही वो चाहे किसी के भी सामने क्यों ना बैठे हों, अगर उन्हें किसी को डांटना होता था तो वो ये सब नहीं सोचते थे कि कब किसे कहाँ क्या बोलना है। उनका गुस्सा, जो हमेशा सिर चढ़कर सामने वाले की बेइज्जती करने में काफ़ी माहिर था। और नितिन अपना सिर नीचे किए हुए कहता है, यहाँ पर सुंदर लड़कियाँ बैठी हुई हैं, प्लीज़ भगवान बेइज्जती से बचा लेना। और फिर वो गहरी सांस भरते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आवर पैसिफिक प्रोजेक्ट, जिसके होटल का कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी को देकर के आपने वाकई में ही बहुत बड़ा काम किया है। काफ़ी मोटी रकम भी जो दी आपने। सॉरी, ये नहीं बोलना था। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। ये हमारा 48th फ्लोर है। फ्लोर का पूरा प्रोजेक्ट अभी कह सकते हैं कि इसका बेस बना दिया गया है, मगर 40th फ्लोर तक का काम रुका हुआ है। अभी तक हमें ऊपर से ऑर्डर आया नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची होने वाली है, तो इस वजह से हमें कुछ परमिशंस लेना होता है और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करने में गवर्नमेंट का काम है, तो हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। 4 दिन बाद हम दोबारा से काम पर कहाँ शुरू करेंगे, दोबारा कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे मैं आपको इस होटल के कमरे की अगर फीचर बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का मैटर दिया गया है। उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन भी है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी वहाँ पर रहने के लिए आएंगे आपके कस्टमर्स, उनको पूरी प्राइवेसी मिलेगी, तो वो आराम से कमरे में मज़े कर सकते हैं, आवाज़ बाहर नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग ट्राई भी कर लीजिएगा। वही अंश जो अपना गला क्लियर करते हुए मैं नितिन जो कहता है, ओह सॉरी, मैं बातों में थोड़ा वो फ्लो में निकल गया था। तो अभी हम कहाँ थे? अंश जो कृष की तरफ देखते हैं और फिर उसे घूरते हुए कहते हैं, ये है इसकी तैयारी। तुमने पहले से इससे बात नहीं की थी इस बारे में? नहीं, कृष जो कहता है, मुझे लगा था हैंडल कर लेगा, लगता है ज़्यादा घबरा रहा है। वही नितिन जो आगे कहता है, ओके सो लेट मी कंटिन्यू दिस। यहाँ पर सोलर रिफ्लेक्टिव पैनल्स भी लगाए गए हैं, जो कि द ग्लास यूजेस सोलर रिफ्लेक्टिव पैनल्स। तो ये क्या करता है कि हीट को 18% तक कम कर देता है, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हम लोगों ने। उसके साथ ही द डिज़ाइन ऑल्सो इंक्लूड्स 4 लेवल बेसमेंट, 2 फॉर पार्किंग, 1 फॉर स्टाफ एंड लॉजिस्टिक्स, और एक जो पूरी तरह से मतलब डेडिकेटेड है टू सर्विस ऑटोमेशन। वही वो तुरंत ही पानी का पूरा एक सिप लेते हुए कहता है, हाँ या सो एनी फर्दर क्वेश्चन? वही उसमें से एक लड़की जो कहती है, वैसे काफ़ी इम्प्रेसिव है आपका प्रोजेक्ट और हमें आपका काम पसंद आया, और हम जानते हैं दैट दिस कंपनी नेवर डिसअपॉइंट देयर क्लाइंट्स, बट इज़ देयर एनी टाइम लाइन, लाइक एक डेडलाइन तो होना होता है ना, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। और मिस्टर रविंद्र जी भी पूछना चाह रहे थे इस बारे में, तो एनीथिंग अबाउट दिस? मैं इस बात पर नितिन जो कुछ कहता, लेकिन तभी अंश जो अपने हाथ को टैप करते हुए टेबल पर कहते हैं, एज ऑफ नाउ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर 40th फ्लोर इज completed. We are targeting next year for the full handover. I think आपको मिस्टर रविंद्र को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मतलब अगर वक्त अच्छा मिलेगा तो क्वालिटी भी बेस्ट होगी, और अगर क्वालिटी बेस्ट चाहिए तो वक्त देना पड़ेगा। और बिल्डिंग लेबर्स का काम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे गवर्नमेंट इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिसे क्लियर करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। सो प्रोफेशनली आपको ये बात समझनी चाहिए। बार बार अगर आप हमें प्रेशराइज़ करेंगे तो हम भी अपना मिनिमम टाइम दे करके बेस्ट काम दिखा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा, उसकी क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं होगी। एंड द चॉइस इज़ योर्स। इस बात पर वो 32 साल की औरत जो खड़ी होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंश की तरफ करते हुए कहती है, अंश मल्होत्रा, पूरा टाइम लीजिए आप, टेक योर टाइम एज मच यू वांट। रविंद्र सर से। वही अंश जो बैठे हुए ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं
और फिर धीरे से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, या दैट्स बेटर, हैव अ नाइस डे। वहीं वो लड़की जो अंश का हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे अंश खुद ही अपना हाथ पीछे करते हैं और उसे पॉकेट में डाल करके नितिन को घूरने लगता है। क्रिश उन तीनों लोगों को अपने साथ ले जाकर के ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और अब सारे लोग एक एक करके कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाने लगे थे। नितिन भी वहां से फाइल लेकर के भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, यहीं रहो तुम, कुछ बात करनी है। नितिन जो अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी सांस भरते हुए कहता है, नहीं मुझे जाने दो प्लीज़, गलती हो गई, मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था काफ़ी टाइम से, आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, सॉरी भाई। वहीं अंश नितिन के सामने आकर कहते हैं, तुम्हारे सॉरी से मेरी कंपनी की अगर इंसल्ट हो जाती तो क्या वो सॉरी काम कर जाता? क्या करूँगा तुम्हारी सॉरी लेकर? हाँ, इस तरह के एम्प्लॉय रखे हुए हैं मैंने, यही सोचेंगे ना वो लोग। शुक्र मनाओ कि उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा और चीज़ों को जैसे तैसे करके हैंडल कर लिया। मेरा काम कितना परफेक्ट होता है ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अगर उस परफेक्शन के साथ अगर उस काम पर पानी फिर जाएगा, मैं कंपनी की सस्पेक्शन, उसकी फाइल्स, उसके डिटेल्स मैं खुद चेक करता हूँ ताकि क्लाइंट्स को किसी भी तरह का मौका ना मिले मेरे बारे में बकवास करने का। कोई गलती से भी मेरे कंपनी के बारे में रूमर नहीं फैला सकता, लेकिन इसके पीछे मेरी मेहनत होती है नितिन। तुम्हारे हैंगओवर के चक्कर में अगर मेरी कंपनी का इंसल्ट होता है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, और आज तुमने ये करके दिखा दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। सिविल इंजीनियर की औकात है, वही बनकर रह जाओगे तुम। जूनियर असिस्टेंट बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। और ये बोलकर वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकलने वाले होते हैं, नितिन भाग करके अंश का हाथ पकड़ता है और तुरंत ही अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए अपनी माफ़ी मांगते हुए कहता है, गलती हो गई यार, सॉरी, प्लीज़ कंपनी से तो मत निकालो, पहली बार जिंदगी में गलती हुई है, मुझसे माफ़ कर दो। अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, मेरी कंपनी में गलती के बाद माफ़ी जैसा कोई शब्द यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली फायर होते हैं लोग, और तुम कोई स्पेशल नहीं हो, निकलो यहाँ से। नितिन जो आकर के चेयर पर बैठता है और अपने सिर को टेबल पर ऑलमोस्ट पटकते हुए कहता है, मेरी किस्मत फूटी थी, मैं क्यों अविरल की बात मान जाता हूँ, क्यों मैंने ड्रिंक कर लिया ज़्यादा, भगवान। वही अंश जो क्रिश से कहते हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढ लो। क्रिश जैसे केबिन के अंदर आया था और ये सुनता है, वो तुरंत ही भाग कर अंश के सामने आते हुए पूछता है, क्यों सर, क्या हुआ सर, आपने नितिन को निकाल दिया? अंश कहते हैं, क्यों, तुम्हारा चचेरा भाई लगता है वो? कंपनी में काम करते हो तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखा करो। मैं क्रिश कहता है, सॉरी सर, मैं ढूंढ लूँगा सर नया रिप्रेजेंटेटिव। अंश उसको देखते हुए कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारी भी जुबान लड़खड़ा रही है? क्रिश कहता है, नहीं सर, सॉरी। वही क्रिश कहते हैं, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस कब है, क्या आइडिया है तुम्हें? क्रिश कहता है, सर वो तो लगभग 1 बजे है सर, वो लोग वहाँ से 9:30 या 10 बजे करेंगे, यहाँ पर कॉल 1 बजे तक पहुँचेगा। भाई अंशु कहते हैं, व्हाट? क्रिश कहता है, सर बाई मिस्टेक बोल दिया, मतलब वहाँ का सर 10 बजना और यहाँ का 1 बजना बराबर होता है ना सर, तो उस हिसाब से सर। भाई अंशु कहते हैं, तब तक कोई काम नहीं है मुझे। क्रिश कहता है, नहीं सर, फ़िलहाल तो कोई मीटिंग में नहीं है, अगर आपको इंस्पेक्शन करने चलना हो तो। अंशु कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फिर हम घर जा रहे हैं। ठीक है फिर तुम कंपनी मेरा टाइम से कनेक्ट करवा देना। क्रिश अपना सर हाँ मिलाता है और झुकते हुए कहता है, ओके सर। और अंश अपने हाथ में वो ब्रेसलेट लेते हैं और उसे अपने कोट के जेब के अंदर डालते हैं और फ़ोन लेकर के कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। नितिन जो अभी भी बेचारा कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा रोए जा रहा था, क्रिश जो पीछे से उसके पीठ को थपथपाते हुए कहता है, इट्स ओके, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जाने दो, जो दर्द तुम्हारी ज़िंदगी में है मैं उसे अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करा सकता नितिन। नितिन इस बात को सुनकर कहता है, तो ये लंबी लंबी बातें क्या झोंक रहा है? साले अगर तू मेरी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव बन जाता तो क्या हो जाता, ना कट जाती तेरी। पता नहीं किस नाम का दोस्त है, दूर है मुझसे। मैं क्रिश कहता है, अरे यार तेरी गलती का बिल मेरे ऊपर क्यों फाड़ रहा है? तूने क्यों इतनी पी थी? तुझे नहीं पता कि तू टल्ले होने के बाद कैसे बकवास करता है? और बातें तो तू ठीक ही कर रहा था, ये प्राइवेसी
रूम में जाकर के चेक करेगा, आवाज़ बाहर ये क्या था, ये बताना था क्लाइंट को। क्लाइंट को क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनकी मर्जी है। तू ये बोलता ना कि साउंड प्रूफ रूम है, बाहर आवाज़ नहीं जाएगी, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, चीज़ें इतनी बेहतरीन सर ने कर रखी है, लेकिन नहीं, तुझे तो कमरे की प्राइवेसी, तेरे दिमाग ना ठरकी हो जाता है पीने के बाद। और मेरे ऊपर ना गुस्सा मत कर, निकल यहाँ से, ज़्यादा देर तक तुझे यहाँ पर झेल नहीं सकता, वरना आंसर मुझे भी निकाल देंगे तेरे साथ। नितिन जो खड़े थे कहता है, वो तुझे नहीं निकालेगा, तेरा तो ना कुछ अलग ही चक्कर लगता है मुझे अंश के साथ। तू भी तो गलतियाँ करता है, तू भी तो कभी कभी तो तू उनसे भी जबान लड़ा लेता है। मैं तो दोस्त हूँ लेकिन तू तो नहीं है ना दोस्त। मैं कृष्ण कहता है, ओए गुस्से में कुछ भी बोल रहा है क्या? मैंने कब जबान लड़ाई उनके सामने? मैं जो भी बात कहता हूँ ना सच कहता हूँ और उनकी भलाई के लिए कहता हूँ, और वो भी कांपते हुए होठों से, सर नीचे करके ऐसे। तेरी तरह ना दोस्त नहीं बनता उनका मैं, मुझे पता है अपनी औकात, तू भूल जाता है। दूसरी तरफ अंशु अपने मेंशन में पहुंच गए थे और मेंशन में आते ही वो सबसे पहले अपनी मॉम के पास पहुंचते हैं, जहाँ उनकी माँ सुबह से बस लेटी हुई थी। तभी शेखर जी, जो कि उनके मॉम के रूम से बाहर की तरफ आ रहे थे, ये देख करके अंश जो एक बार उन्हें घूरते हैं और फिर अपनी माँ के बगल में आकर बैठते हुए उनके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए पूछते हैं, कुछ खाया आपने? शालिनी जी धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहती हैं, हाँ तुम आ गए बेटा। और फिर वो एक हाथ के सहारे से उठते हुए आराम से जाकर के बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ जाती हैं और फिर अंश के हाथ को धीरे धीरे अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए कहती हैं, कुछ खाया तुमने? वही अंश कहते हैं, नहीं मॉम, अभी टाइम ही कितना हुआ, 2 घंटे तो हुए थे ऑफिस में गए हुए, मीटिंग हो गई है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बाकी है, वो मैं कर लूँगा बाद में। फिलहाल आप बताइए, आपकी दवाई वगैरह का रूटीन ख़त्म हो गया ना? कुछ बाकी तो नहीं है? शालिनी जी कहती हैं, अभी तो ऑफिस से आ रहे हो, खुद कुछ खाया नहीं, बस मेरे बारे में ख्याल रखा करो तुम। मैं खा ली हूँ, नर्स ने आकर के ब्रेकफास्ट करा दिया था मुझे। भैया से कहते हैं, वो घूंघट वाली? शालिनी जी जैसे अंश के मुंह से ये सुनी थी, वो थोड़ा हैरान होते हुए पूछती हैं, वैसे वो घूंघट वाली, मेरा मतलब वो नायरा है कहाँ पर? जाकर के ज़रा किचन में देखो तो, कहीं अभी तक तो वो सफाई नहीं कर रही है ना? ये मम्मी जी भी ना बेचारी नई लड़की से इतना काम करवा रही हैं। इस बात पर अंश खुश होते हुए पूछते हैं, अभी तक काम कर रही है वो? सही है, वैसे मेरे साथ बकवास करेगी तो यही होगा ना। इस बात पर शालिनी जी जो अंश की धीरे आवाज़ सुनकर कहती हैं, क्या कहा तुमने? वही अंश कहते हैं, और नहीं तो क्या, अब आप कितना ही सपोर्ट करेंगे उसे? 3 बार उसने मेरे ऊपर मेरे कपड़े खराब किए थे और एक बार तो करेला डायरेक्टली मेरे बॉडी। ओह गॉड, फिलहाल आप उसकी बात मत करिए, वो जहाँ भी होगी वहीं होगी, मुझे उसे क्या लेने देना। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, अब वो कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं कुछ खा लूँगा, उसके बाद से आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं शालिनी जी जो कहती हैं, हाँ वो तो कर लेना, लेकिन ज़रा जाकर देख तो लो बेटा, कहाँ है वो? मुझे उससे बातें भी करनी थी और उसे ना कुछ काम भी था। अंशु पूछते हैं, उससे आपसे काम था? शालिनी जी अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे एक काम था उससे, वो सिर पर तेल बहुत अच्छा लगाती है, उससे मसाज करवाना था। वहीं अंशु कहते हैं, अभी आपका बेटा जिंदा है, ठीक है, ये काम आप मुझसे कह सकती, मैं लगा दूंगा, मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद आता हूँ आपके पास, ठीक है? शालिनी जी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जाकर के ज़रा पता लगा लो कहाँ है वो, ज़्यादा काम तो नहीं कर रही। वहीं अंशु कहते हैं, ठीक है, बेटे ज़्यादा फिक्र तो उसकी हो रखी है। और वो फिर अपने रूम की तरफ आने लगे थे, तभी उनके सामने चरण सिंह पड़ते हैं, जिसे रोकते हुए पूछते हैं, काका, वो आपके साथ जो घूंघट वाली लड़की रहती कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही? तभी चरण सिंह जो कहते हैं, बेटा वो मेरा मतलब मलिक वो। तभी अंश उनको रोकते हुए कहते हैं, आप मुझे बेटा ही बुलाया करिए, मैं यहाँ के बाकी खड़ूसों की तरह नहीं हूँ, जो आपके बेटा बुलाने से मुझे एतराज़ होगा, अच्छा लगता है। क्या कह रहे थे आप? भाई चरण सिंह जो कहते हैं, उससे तो सम्राट अपने फ्लोर पर लेकर गए, शायद अपने कमरे में। अंश अभी तक तो अपने चेहरे को काफ़ी नॉर्मल किए हुए थे, लेकिन ये बात सुनते ही उनके चेहरे पर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है और अभी जहाँ वो अपनी गाड़ी की चाबी अपने हाथों से घुमा रहे थे, वो तुरंत ही उसे पॉकेट में रखते हुए तुरंत थर्ड फ्लोर की तरफ अपने कदम को बढ़ा लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था सम्राट के बारे में। वहीं दूसरी तरफ नायरा, जो कि इस वक्त पतली सी रेलिंग पर बैठी हुई थी,
और उसके होंठ, उसके हाथ पैर सब ठंडे पड़े हुए थे। होंठ तो उसके लगातार कांप भी रहे थे और वो रह रह करके पीछे की तरफ देख रही थी। उसके ठीक पीछे नीचे की तरफ पूरी तरह से टाइल्स था और थर्ड फ्लोर जो कि इस वक्त काफ़ी ऊंचा था, और अंश के ये भी ठीक सामने खड़ा था और उसके चेहरे के काफ़ी करीब। और चाह कर भी नायरा पीछे की तरफ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी पीछे की तरफ बेंड होती तो वो डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरती। मैं सम्राट उसके बालों को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करते हुए कहता है, इसीलिए कह रहा था मत भागो मुझसे दूर। क्या मिला तुम्हें? आधे घंटे से स्टैचू बनकर ऐसे ही बैठी हुई हो। ऐसे अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, क्या मांग रहा था मैं तुमसे? बस मेरे साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने के लिए राजी हो जाओ। नायरा जो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और फिर वो अपनी ही गलती पर पछताते हुए कहती है, मैंने क्यों उस वक्त हाँ बोल दिया? ये शख्स तो वाकई में ही पागल है। मुझे तो लगा था कि उस वक्त हाँ बोलने से बात सुलझ जाएगी, पर मुझे नहीं पता था बात तो और बिगड़ रही है। वही सम्राट उसके होठों के करीब आते हुए कहता है, अब मानोगी ना मेरी बात? चलो, मुझे ज़रूरत है। चलो, हम दोनों ठंडी ठंडी पानी में स्विमिंग पूल में आराम से बात करेंगे। तभी अचानक ही सम्राट को काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ थी। बाहर से कोई बार बार दरवाजे को पीट रहा था, जिससे सम्राट गुस्सा करते हुए कहता है, कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो सब मुझे? मुझे चैन की जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? तभी बाहर से अंश को मजबूरन जबरदस्ती दरवाजे को अपने सेंसर के थ्रू खोलना पड़ता है। जिसके नाम पर घर था, उसी के नाम पर सारे सेंसर जो खुल जाया करते थे। कोई भी दरवाजे का लॉक अंश से ना खुले ऐसा हो ही नहीं सकता था। जैसे ही अंश अंदर की तरफ पहुंचे थे, वो देखते हैं कि वो लड़की जिसका घूंघट इस वक्त उसके सिर से बिल्कुल पीछे है, लेकिन उस लड़की का चेहरा अंश को नजर नहीं आता, क्योंकि उस लड़की के ठीक सामने सम्राट का चेहरा था। और जिस जगह पर वो बैठी हुई थी, वो जगह बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। लगभग वो मात्र 6 से 7 उंगली की ही पूरी तरह से ग्लास का था, और उसी पर सम्राट ने जानबूझकर के नायरा को बिठा दिया था, ताकि नायरा चाह कर भी पीछे की तरफ ना हो पाए और सम्राट से दूर ना जा पाए। अभी वो उसके होठों के बहुत करीब आ ही रहा था, जैसे वो नायरा को किस करने वाला हो। तभी तुरंत ही उसके पीठ पर कोई काफी जोर से हाथ रखता है और पीछे से ही उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे ले जाकर पीछे की तरफ धक्का दे देता है। और ये सब कुछ काफी जल्दी में हुआ था कि सम्राट खुद को संभाल नहीं पाते और जाकर के वही जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। नायरा का भी दिमाग एकदम से काम नहीं कर रहा था। तेज हवाएं जो नायरा के बाल देखते हुए तुरंत ही उसके कमर को पकड़कर उसे ठीक तरीके से खड़ा कर दिया। जैसे ही नायरा को कोई शख्स उसे इस तरह बचाता हुआ दिखता है, वो ज़्यादा थी, वो तुरंत ही जाकर के उस आदमी के सीने से लग जाती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। अनजाने में ही अंश जो उसको शांत कराते हुए उसे अपनी बाहों में चिपका करके उसके सिर को धीरे से अपने हाथों से सहलाते हैं और अपना एक हाथ उसके पीठ पर रखकर थपथपाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम नहीं गिरी हो के? लेकिन अभी भी नायरा, जो कि अंश को छोड़ती नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा कांप रही थी, जैसे उसे हाइट से कितना डर लगता हो। अंश जो बिना उसका चेहरा देखे उसके होठों पर उसकी साड़ी के पल्लू को ले आकर के उसके सर पर रखते हुए उसका चेहरा धीरे से ढक देते हैं। और अब जाकर के नायरा होश में वापस आई थी, और जब उसे एहसास होता है कि अभी अभी अंश ने क्या किया है, तो वो अपने दिल पर हाथ रख के गहरी गहरी सांस भरते हुए भगवान को लगातार शुक्रिया अदा करने लगती है, क्योंकि अगर गलती से भी अंश ने नायरा का चेहरा देख लिया होता तो वो सम्राट नहीं, जो कि अभी तक उसको बाउंड्री पर बिठाए थे, वो अंश मल्होत्रा थे। अगर सच पता चलता तो वो उसे बाउंड्री से डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरा देते। वही सम्राट जो खड़े होकर अंश के सामने आते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने बड़े भाई की जिंदगी में इस तरह से इंटरप्ट करने वाले होते कौन हो तुम? अंश जो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, भाई हैं आप मेरे, वो भी बड़े भाई, इसीलिए अब तक सही सलामत बचे हुए। वरना किसी लड़की के साथ इस तरह की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत को इस तरह खिलवाड़ बनाना, चाहे वो भले ही घर की नौकरानी क्यों ना हो, मुझे पसंद नहीं है। लड़की है, कोई खिलौना नहीं। वही सम्राट जो अंश के कॉलर को अपने हाथ से खींचते हुए कहते हैं, मुझे बताएगा क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ,
तुम समझते क्या अपने आप को? तुम सब बहुत बुरे हो। मुझे खुश नहीं देखना चाहते। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है अंश। इस बात पर अंश जो सम्राट को रोकते हुए कहते हैं, पसंद है तो उसको पसंद करिए, उसके साथ छेड़खानी बदतमीजी मत करिए। जिसे आप पसंद करते हैं क्या उसे पकड़कर अपने हाथों में मुट्ठी बनाकर मसल देते हैं? उसको प्यार से रखना जिम्मेदारी होती है। जिसे हम पसंद कर से पूरी दुनिया की वजह से एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उसको संभाल कर खुश रखना, उसे प्यार से रखना, इसे प्यार कहते हैं। ना कि उसका इस्तेमाल करो और उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक दो। प्यार नहीं, इसे हवस कहते हैं, जो आप अभी उस लड़की के साथ कर रहे थे। आपको पता भी है ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है? इसका 3rd फ्लोर ही कई फ्लोर के 4th या 5th फ्लोर के बराबर है। इतनी ऊंचाई से अगर वो नीचे गिरती तो नीचे टाइल्स है। मर सकती थी वो आपके इस प्यार मोहब्बत की हरकतों की वजह से। नायरा जो अपना सिर झुकाए वहीं अंश के ठीक पीछे खड़ी थी। सम्राट जो अंश को एक साइड में करते हुए नायरा की बाजू को जोर से पकड़ता है और अभी उसके घूंघट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंश जो उनके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ये उसका दायरा है, उसे घूंघट में रहना पसंद है और आप उसके इजाज़त के खिलाफ उसका घूंघट नहीं हटा सकते। सम्राट जी कहता है, इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, देखोगे तो तुम भी दीवाने हो जाओगे और ऐसी खूबसूरत चीज़ को इसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। अंश जो उनके हाथ को इतनी मजबूती से पकड़े थे कि सम्राट पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन वो नायरा तक नहीं पहुंच पाए थे अपने हाथ को लेकर। लेकिन तब भी वो नायरा और सम्राट के बीच में आते हुए खड़े होकर कहते हैं, अगर उसका दिल करता है कि वो अपनी खूबसूरती सिर्फ उस शख्स को दिखाए जिससे वो प्यार करती है, उसकी मर्यादा को भंग नहीं कर सकते। संस्कार नहीं, इसे बेसिक मैनर कहते हैं। भाई सम्राट इस बात पर कहता है, ठीक है ले जाओ इसे, ले जाओ, मैं भी देखता हूँ कब तक ले जाते हो, कब तक बचाओगे। तुम कितना दिन यहाँ पर रहने वाले हो अंश? हाँ, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद मैं दादाजी से कहकर इससे अपनी शादी करा लूँगा और फिर देखना मैं इसके साथ जो भी करूँगा तुम्हारा कोई हक नहीं होगा मियाँ और बीवी के बीच में बोलने का। इस बात पर अंश अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, इस घर में हर इंसान की यही आदत है, वो खुद को मर्द नहीं जानवर समझता है। और जहाँ तक बात रही मियाँ बीवी की, इसके बिना मर्जी की आपकी शादी नहीं हो सकती। समझ में आ रही है आपको ये बात? मेरी माँ इस घर में आखिरी विक्टिम थी जो मजबूरी में शादी करके इस घर में आई थी। दोबारा किसी और औरत को अपने सामने मजबूर नहीं होने दूंगा मैं। ये भी मेरा वादा है, याद रख लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और ये बोलकर वो नायरा का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और सम्राट के सामने से ही नायरा को अपने साथ बाहर की तरफ लेते आते हैं। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई थी, नायरा जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी अंश उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरे ऊपर ही सिर्फ गर्म दूध गिराना आता है? करेले की सब्जी, गर्म दूध, गर्म सूप, इस आदमी के मुंह पर कुछ दे नहीं पाई तुम? वास पकड़ करके मार देती, बदतमीजी कर रहा था ना? वही नायरा जो अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, वो यहाँ के बड़े बेटे हैं, उन्हें कुछ करती तो बड़ी साहिबा भी बोली थी कि इस आदमी को खुश करना, कोई बदतमीजी मत करना, गलती हो जाती तो निकाल देती मुझे। आशा कहते हैं, ऐसा दादी ने कहा तुमसे? नायरा अपना सिर धीरे से हाँ मिला देती है। वहीं आशा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे 2nd फ्लोर पर ले आते हैं और वो अपनी मॉम के कमरे में उसे जाने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं, आज से तुम मेरी मॉम की पर्सनल नर्स या यूँ कह लेगी पर्सनल केयर टेकर हो, और किसी का कोई और तुम्हें पे करने वाला यहाँ पर कोई और नहीं, सिर्फ मैं रहूँगा। अब ठीक है? इस बात पर नायरा जो कहती है, मतलब मुझे किसी और का काम? आज जो कहते हैं, तुम्हें किसी और का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तुम सिर्फ मेरी माँ का ख्याल रखोगी। नायरा जो धीरे से पूछती है, और आपका? उसकी आवाज़ में इतना सॉफ्टनेस था कि अंश थोड़ी देर के लिए उसकी बातों में थोड़े गुम से हो जाते हैं और फिर कुछ सोचते हुए अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, मेरा नहीं, तुम मेरा ख्याल मत ही रखना, बस मुझ पर एक रहम करना कि मेरे ऊपर कोई सामान मत गिराना, वरना फिर जान लेना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और सुबह के लिए जो भी कुछ हुआ, वही नायरा जो कहती है, हाँ वो काम नहीं करने दिया मुझे, अभी तो पूरी सफाई भी बाकी थी,
तभी वो बीच में मुझे अंश कहते हैं, कौन? वो सम्राट भाई? अंश की बात सुनकर नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, उन्होंने मुझे काम से बचा लिया था। इस बात पर अंश थोड़ा नाराज होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब तुम उन्हें अच्छा समझने लगी? हाँ माया कि मैंने तुम्हें काम दिलवाया था ज़बरदस्ती और जानबूझ करके, क्योंकि तुमने कल बहुत बदमाशी की थी, लेकिन वो पनिशमेंट था। इसका मतलब ये मत समझना कि वो इंसान अच्छा है और मुझे गलत भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस बात पर नायरा जी कहती है, जी। भैया जी कहते हैं, अब जी जा मत करो, चलो जाओ रूम में जाओ, मॉम तुमको ढूंढ रही थी। मैं भी शावर लेकर आता हूँ। और ये बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। नायरा जब भी दरवाजे को खोलने वाली तो होती है, लेकिन वो धीरे से घूंघट के नीचे से अंश की तरफ देखते हुए कहती है, उस दिन तो बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, आज क्या हो गया इन्हें? खैर, सब कान्हा जी की मर्जी है। थैंक यू भगवान। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।